What is preprocessor? What is preprocessor command? What is header file? What is main function? What is main function? What is basic syntax of a C program? एक C प्रोग्राम का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है? What is variable? What is variable? What is macro? What is macro? What is कुछ नहीं, फायरवॉल में अलाउ कर रहे हैं तो हो गया. What is function? What is function? What is data type? And what is operators? सर डेटा टाइप का सी लैंग्वेज में आएगा. सारे लैंग्वेज में आता है. What is low? What is low? चलो इस 14 पॉइंट्स को पहले क्लियर करते हैं हम लोग. अब सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब लेते हैं. सी है क्या? अगर एक लाइन में हमें आंसर करना हो तो क्या बोलेंगे? चलो तनु बताएगी. सर कोई लैंग्वेज है या प्रोग्राम है. आपको बताना है, पूछना नहीं है. बोलिए सी क्या है? सर एक प्रोग्राम है. सी एक प्रोग्राम है. ठीक है, कुछ हद तक. प्रिया? तो इस कॉन्फिडेंस के साथ बताओगे किसी को? जब जो जान रहे हैं कम से कम उसको तो कॉन्फिडेंटली बोलेंगे. तुम बोलो अल्पा, कैसे काम चलेगा बताओ. अच्छा एक चीज़ बोलो कि हम लोग सिर्फ क्या है सी के बारे में बोलेंगे. मिड लेवल स्ट्रक्चर्ड मॉड्यूलर एंड क्या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यही ना? और किसने डेवलप किया था? बाय डेनिस रिची. डेनिस रिची इन 1972. बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? तो बताओ ये एक परफेक्ट डेफिनेशन हो गया कि नहीं? इसमें सारी बातें हमने कह दी एक ही लाइन में. क्या कि सी क्या है? एक मिड लेवल. मिड लेवल किसे कहते हैं? जिसमें लो लेवल और हाई लेवल दोनों तरह की हम कोडिंग कर सके, वो क्या है? मिड लेवल है. स्ट्रक्चर्ड किसे कहते हैं? स्ट्रक्चर्ड वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहते हैं जिसमें हम लोग अलग अलग वेरिएबल्स को आपस में क्या कर सकें? ग्रुप कर सकें. क्या कर सकें? ग्रुप कर सकें. अब जैसे कि मान लो हमारा ये लैपटॉप भी है, हमारा ये मोबाइल भी है, हमारा ये वाटर बॉटल भी है, और इसी तरह का तुम्हारा भी लैपटॉप है, वाटर बॉटल है, मोबाइल है. अब एक ही जैसा अगर सारा का सारा हो तो कंफ्यूजन नहीं होगा. हो सकता है तुम्हारा वाटर बॉटल हम अपने
पास लेके चले जाए, दिक्कत हो जाएगी। तो होना क्या चाहिए, हमारा जितना भी एलिमेंट है उसको हम एक जगह पे क्या कर सके, अपना स्टोर करें, एक जगह लिंक करके रखें, कंबाइन करके रखें। तुम्हारे पास जितने भी तुम्हारे सामान है उसको क्या कर सको, आपस में लिंक करके रखो, जोड़ के रखो। उसके पास जो भी है आपस में जोड़ के कनेक्ट करके रखे, ये ज्यादा अच्छा रहेगा ना। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कभी भी किसी का डेटा मिसमैच नहीं होगा। कि होगा, अब सोच के देखो कि अगर हम बोले यहाँ पे कि तुम लोग एक काम करो, यहाँ पे हमने ऐसे रैंडमली क्या किया, कितने लोग हो, 4 5, हमने यहाँ पे 10 पुर्जा बनाए इस तरीके से, और 10 पुर्जे पे बोला कि एक कोई भी पुर्जा आओ, रैंडमली उठाओ और अपना नाम लिख दो। दूसरा पुर्जा उठाओ, इस पे क्या करो, अपना फोन नंबर रख दो। और इस तरीके से मैंने कितना दे दिया, ऐसा हमने 10 रख दिया। अब कोई भी एक आया, रैंडम आया, अपना नाम लिखा जो खाली दिखा, रख के चला गया। फिर कोई रैंडम आया, उसको लगा ना हमको पहले फोन नंबर वाला लिख देना है, फोन नंबर लिखा, चला गया। फिर कोई रैंडम आया, देखा अच्छा हमको नाम लिख के चला। आप लोगों ने क्या किया, एक पुर्जे पे अपना नाम लिखा, दूसरे पुर्जे पे अपना फोन नंबर रखा। मेरे पास 10 पुर्जे हैं, लेकिन अगर आप लोग चले जाओगे तो क्या ये हम डिसाइड कर पाएंगे कि जिसका नाम तन्नू है उसका फोन नंबर कौन सा है? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? डेटा तो पूरा है, जानकारी तो पूरी है, लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं पता कर पाएंगे? क्योंकि ये जो दोनों जानकारी है, नाम और फोन नंबर, आपस में क्या नहीं है, इंटैक्ट नहीं है। इंटैक्ट मतलब जुड़ा हुआ नहीं, आपस में लिंक्ड नहीं है, बोल सकते हैं ना। अगर यही दोनों ऐसे करके स्टेपल कर देते कि एक जिसमें नाम है और उसी से स्टेपल किया हुआ फोन नंबर वाला होता, तब क्या होता, पता चल जाता देख करके। ये समझ में आई बात? तो जब हम मल्टीपल, इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल, जहां हम डेटा स्टोर किए, अपना नाम स्टोर किए, इसको क्या बोलेंगे, इस पुर्जी को जिसमें हम फोन नंबर रखे, इसको भी क्या बोलेंगे सी लैंग्वेज की भाषा में, ये भी एक वेरिएबल है। अब इन दोनों वेरिएबल्स को हमने क्या किया, आपस में जोड़ दिया, इंटैक्ट कर दिया, ग्रुप कर दिया। अब डेटा मिसमैच होगा? जी नहीं, अब नहीं होगा। तो ये काम हम किसकी मदद से करने वाले हैं सी लैंग्वेज में? स्ट्रक्चर हमें ये फैसिलिटी देता है कि एक आइटम या एक पर्सन या एक ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है, जितना भी वेरिएबल्स है, उन सबको आप आपस में क्या कर दो, ग्रुप कर दो, कनेक्ट कर दो। तो है ना काम का। तो स्ट्रक्चर का मतलब समझ में आया? तो सोचो कि हमें सी के बारे में क्या पता चला। सी एक मिड लेवल स्ट्रक्चर्ड मॉड्यूलर। मॉड्यूलर के बारे में हमने क्या बताया था? मॉड्यूलर किसे कहते हैं? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, अब उस सॉफ्टवेयर में अलग अलग हमें फीचर्स देने हैं, अलग अलग फंक्शनैलिटीज देने हैं। तो एक फीचर्स के लिए कोड इसने बनाया जो इंडिपेंडेंटली भी वर्क करेगा, अकेले में भी पूरा काम करेगा। मान लो इसने हमें कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बनाना है, सपोज एडिशन वाला कोड इसने लिखा पूरा, अब अकेले वो एडिशन का काम कर सकता है। सब्सट्रैक्शन वाला कोड इसने लिखा पूरा, वो अलग से काम कर सकता है, लेकिन सिर्फ सब्सट्रैक्शन का काम करेगा। मल्टीप्लिकेशन वाला कोड पूरा वो लिखी, डिवीजन वाला कोड ये लिखी, स्क्वायर निकालने वाला कोड वो लिखी। अब इन पांचों कोड को अगर हम आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? एक कैलकुलेटर, एक सॉफ्टवेयर बन गया। लेकिन इसने जो एडिशन वाला प्रोग्राम लिखा था उसे क्या बोलेंगे? एक मॉड्यूल। इसने जो सब्सट्रैक्शन वाला कोड लिखा था वो क्या था? एक मॉड्यूल था। अरे बात समझ में? तो अलग अलग मॉड्यूल्स को हम क्या कर सकते हैं? कंबाइन करके एक फुली फंक्शनल सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ये फैसिलिटी हमें मिल रहा है किससे? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो है ना बेहतरीन। और पीआई का मतलब क्या होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है इसका? कि सी लैंग्वेज का अगर प्रोग्राम आप कहीं भी लिख रहे हो, अभी हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं बताओ? हमने लिखा विनवर, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं हम लोग? विंडोज 10 यूज कर रहे हैं। हो सकता है कि ये लाइनेक्स यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि ये मैक यूज कर रही हो,
तो उस केस में अगर हम कोई सी लैंग्वेज का प्रोग्राम अपने विंडोज पे लिखे हैं तो आप मैक पे भी उसको यूज कर सकते हो, लाइनक्स पे भी यूज कर सकते हो बिना उसमें कोई बदलाव किए। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलेंगे। तो सी क्या है, एक मिड लेवल स्ट्रक्चर्ड मॉड्यूलर एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगली बार से बता पाओगे, सी क्या है, एक मिड लेवल स्ट्रक्चर्ड मॉड्यूलर एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे कि डेवलप करने का क्रेडिट किनको मिला है, डेनिस रिची को, और उन्होंने 1972 में बेल लेबोरेटरीज में इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया। अब सवाल है कि कंपाइलर क्या होता है, कौन बताएगा कंपाइलर क्या होता है? सर जो ट्रांसलेट करता है। हाँ, बहुत बढ़िया, ट्रांसलेट करता है। लेकिन क्या ट्रांसलेट करता है और किस में ट्रांसलेट करता है? कंपाइलर क्या है, बोलेंगे एलटी है। एलटी बोले तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट द प्रोग्राम ऑफ HLL हाई लेवल लैंग्वेज, है ना, इनटू मशीन कोड। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में जो ट्रांसलेट करता है, उसी लैंग्वेज ट्रांसलेटर को क्या बोलेंगे, कंपाइलर बोलेंगे। अब सी लैंग्वेज के लिए कंपाइलर यूज होता है, क्या नाम है उसका, हमने बताया था ना। सी लैंग्वेज के लिए एक कंपाइलर हमने अलग से कल डाउनलोड किया था सैटरडे को, क्या नाम था उसका, TDM GCC, है ना, TDM GCC का यूज किया था हमने, एग्जैक्टली। तो कंपाइलर क्या होता है, समझ में आ गया। कंपाइलर का काम क्या है, ट्रांसलेट करना। क्या ट्रांसलेट करना, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन बनता है हमारा, प्री प्रोसेसर क्या है। ये सब बातें हमने ऑलरेडी बताया है, बस आप लोग का एक टेस्ट हो रहा है कि कितना आप लोग फोकस्ड हैं। प्री प्रोसेसर क्या होता है, वेरी गुड, ये होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन खत्म ना हो और आंसर आ जाना चाहिए। A special program of C that is called by compiler to change the C program into pure high level लैंग्वेज प्रोग्राम। एक सी लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जिस स्पेशल प्रोग्राम को कंपाइलर बुलाता है, प्री प्रोसेसर को कॉल कौन करता है, कंपाइलर कॉल करता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। कोई पूछे कि प्री प्रोसेसर को कॉल कौन करता है, तो कौन बोलेंगे, कंपाइलर। और कंपाइलर प्री प्रोसेसर को क्यों कॉल करता है, बोलता है कि सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा गया उसे प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में पहले कन्वर्ट करके हमें दीजिए, देन हम उसे कंपाइल करेंगे मशीन कोड। याद रहेगा ये पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है प्री प्रोसेसर कमांड। क्या बोलोगे, हमने बोला था कि लंबा नहीं खींचेंगे, एक एक लाइन में आंसर देना है, बिल्कुल सीधा सीधा। तो प्री प्रोसेसर कमांड क्या होता है, इज अ कीवर्ड्स, क्या है, कीवर्ड्स दैट
that is used to include header file as well as to define a new macro। तो प्री प्रोसेसर कमांड क्या है? एक कीवर्ड है। हमने बताया था कि वर्ड और कीवर्ड में क्या फर्क होता है, बताए थे, याद है क्या? वर्ड और कीवर्ड में फर्क ये होता है कि वर्ड के बारे में लैंग्वेज को पहले से नहीं पता है। सी लैंग्वेज को जिस शब्द के बारे में, जिस वर्ड के बारे में पहले से नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, तो वो क्या है? वर्ड है। और जिस वर्ड के बारे में सी लैंग्वेज को पहले से पता है वो क्या है? कीवर्ड है। अब जैसे कि अगर हम पूछे कि अच्छा बताओ कि इंडिया क्या है, तो आप बता सकते हैं। लेकिन अगर हम पूछे कि अच्छा ये बताओ सीमाफोर क्या है, बता पाओगे? नहीं, अभी आपको नहीं पता है कि सीमाफोर क्या है, हालांकि पढ़ना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जब पेपर पढ़ोगे तो वहां पढ़ोगे सीमाफोर क्या। आपको पूछेंगे डेडलॉक क्या है, बोलोगे मैं सुने हो क्या पहले, तो आपके लिए क्या है? ये वर्ड है। लेकिन अगर जानते हो तो कीवर्ड है, तो याद रहेगा। अब कोई तेरे से ये भी पूछ सकता है कि सी लैंग्वेज में टोटल कितने कीवर्ड्स होते हैं, सी लैंग्वेज में टोटल कितने कीवर्ड्स होते हैं, तो क्या बताओगी? पता है 48 कीवर्ड्स हैं। हम लिख नहीं रहे हैं, वर्बली बताएं, याद रखना, पूछेंगे किसी दिन, किसी भी। सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स हैं? 48 कीवर्ड्स हैं। देखता हूँ किसे याद रहता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कितने कीवर्ड्स हैं? 48 कीवर्ड्स। यहाँ जब हम पढ़ाते हैं तो कहीं कोई नोटबुक खोल के पढ़ाते हैं, बुक खोल के पढ़ाते हैं? जितने भी चीज़ को हम पढ़ाते हैं, चाहे वो प्रोग्रामिंग हो, इथिकल हैकिंग हो, डेटाबेस हो, कैसे पढ़ाते हैं? कहाँ है सब? चल अब आगे बढ़ते हैं हेडर के बारे में। हेडर क्या है? बोल। चलो सही है। हेडर क्या बोलेंगे? क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फंक्शन, मैक्रो, है ना, एंड तो बेसिकली having dot h file that is collection of function, micro and other things having dot h extension। मतलब एक ऐसा फाइल जिसके अंदर क्या हो? फंक्शंस का कलेक्शन हो, माइक्रो का कलेक्शन हो, या दूसरे हेडर फाइल्स का कलेक्शन हो। वैसे फाइल्स को क्या कहेंगे? हेडर फाइल कहते हैं। अब हेडर फाइल क्यों ज़रूरी है? सोचो कि अगर हमने कोई फंक्शन बनाया और उस फंक्शन को हमें अलग अलग प्रोग्राम में, अलग अलग प्रोजेक्ट में यूज़ करना है, तो बार बार हमें फंक्शन को बनाना पड़ेगा ना। लेकिन अगर हमने कोई फंक्शन बनाया और उसे किसी हेडर फाइल के अंदर हमने रखा है, तो मुझे अब उस फंक्शन को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, हमें बार बार सिर्फ इस्तेमाल करना पड़ेगा। बस मुझे ये बताना पड़ेगा कि वो फंक्शन किस हेडर फाइल के अंदर रखा गया है, बस ये बताना होगा। तो फंक्शन को हम लोग हेडर फाइल में रखने का बेनिफिट ये ले सकते हैं कि एक ही फंक्शन को हम कई बार या अलग अलग प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन क्या है, और सी लैंग्वेज में मेन फंक्शन का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या बोलेंगे? मेन फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि हमारे प्रोग्राम के बाकी के फंक्शंस को कॉल करता है, जो बाकी के फंक्शंस को कॉल करेगा, है ना? तो उसे क्या कहेंगे? मेन फंक्शन बोलेंगे। अब जैसे मान लो कोई पूजा हम लोग करते हैं तो सबसे पहले कौन गॉड या गॉडेस को बुलाया जाता है? गणेश जी को, और उसके बाद बाकी सभी को। तो उसी तरीके से हमारे प्रोग्राम के जो गणेश जी हैं वो कौन है? मेन फंक्शन है। मतलब सबसे पहले किस फंक्शन को कॉल करना होगा? मेन फंक्शन को। अब मेन फंक्शन बाकी के सारे फंक्शंस को कॉल करेगा, है ना? अब जैसे कैसे, मान लो कि हमें एक क्लास के मॉनिटर को बुला लेना है। अब क्लास का जो मॉनिटर होगा वो बाकी सबको कॉल कर लेगा, लेकिन अगर हम क्लास के सारे बच्चे को कॉल करें, इससे बेहतर होगा कि हम किसको कॉल कर लें? मॉनिटर को कॉल कर लें। अगर एक एम्प्लॉय को मैनेज करना है तो इसके लिए उस ऑफिस में किसको अपॉइंट कर दिया जाता है? मैनेजर को, नहीं? तो ठीक उसी तरीके से मेन फंक्शन समझ लो हमारे ऑफिस का, हमारे सी में लिखे गए प्रोग्राम रूपी ऑफिस का कौन है? मैनेजर है, मेन फंक्शन है। तो क्या बोल सकते हैं? A function that is responsible to call all other function of a C program। एक C प्रोग्राम के अंदर जितने भी फंक्शन को हम कॉल करने के लिए लिखे होते हैं उन सबको इंटरनली कॉल कौन करता है? मेन ही कॉल करता है। अगर आप मेन नहीं लिखे हो तो उस अगर अब सवाल ये आता है कि कोई पूछ दे आपसे नॉलेज टेस्ट करने के लिए कि बिना मेन फंक्शन को लिखे क्या आप कोई सी का प्रोग्राम लिख सकते हो, तो क्या बोलोगी? बोलो गलत है, लिख सकते, लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो काउंटर क्वेश्चन ये भी कहेगा कि आउटपुट नहीं मिलेगा तो प्रोग्राम क्यों लिखेंगे? तो इसका जवाब ये देंगे कि प्रोग्राम का आउटपुट हमें नहीं मिलेगा, लेकिन हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसको कोई अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करके उसका आउटपुट ले सकता है। अब जैसे मान लो किसी के पूर्वज कोई पेड़ लगाए, तो कोई ज़रूरी है कि उस पेड़ का फल वही खाएंगे? नहीं, उनके बाद का जनरेशन वाला भी तो खाएगा। तो इस तरीके से बोल सकते हो कि मेन फंक्शन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मेन फंक्शन बाकी के फंक्शंस को क्या करेगा? कॉल करेगा। लेकिन बिना मेन फंक्शन का भी हम कोई सी का प्रोग्राम लिख सकते हैं, लेकिन बिना मेन का अगर हम सी का कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका कोई आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। हम इसको प्रैक्टिकली चेक करके दिखाएंगे अभी तुम लोगों को। लेकिन नॉलेज टेस्ट करने के लिए कोई पूछ सकता है आपसे बिना मेन यूज़ किए हुए क्या सी का कोई प्रोग्राम रन होगा? बोलेंगे हाँ होगा, लेकिन उसका कोई आउटपुट, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आगे बढ़े, अब लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट इज बेसिक सिंटैक्स ऑफ अ सी प्रोग्राम? मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। तो बेसिक सिंटैक्स क्या होता है? तो बेसिक सिंटैक्स होता है मेन, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट शुरू होगा, कर्ली ब्रैकेट बंद होगा, और यहाँ जो भी आपको स्टेटमेंट लिखना है वो आप यहाँ स्टेटमेंट लिखोगे और लास्ट में क्या लगाओगे? सेमीकोलन। बस ये बेसिक सिंटैक्स होता है। कहाँ से? अच्छा थोड़ी सी गलती, ऐसे लिख देते हैं इसको, राइट? ऐसे। ऐसे पहले मेन लिखना है, हाँ, मेन के बाद ये ज़रूर देना है पेयर ऑफ अ स्मॉल ब्रैकेट, तभी ये फंक्शन कॉल समझा जाएगा। तो ये मेन का अपना क्या बना? ब्लॉक बना, और इसके अंदर में जो स्टेटमेंट लिखेंगे वही रन करेगा, रिजल्ट में वही दिखेगा जो आप इसके अंदर लिखे हो। तो बेसिक सिंटैक्स यही होता है, याद रहेगा?
अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चलो इस चीज़ को वेरीफाई भी करके दिखाते चले क्या तुम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वेरिएबल क्या है। चलो एक एक लाइन का तो सवाल है, पूछ लेते हैं वेरिएबल है क्या। ऑलरेडी बताया है ना, जैसे अभी हमें पानी रखना है तो पानी किस में रखे हुए हम लोग, सॉफ्टवेयर रखना था तो कहाँ रखे हुए, हार्ड डिस्क। पैसा रखना था कहाँ रखे हुए। तो अलग अलग तरह का एलिमेंट्स को अलग अलग जगह, अलग अलग स्टोरेज पे रखे हम लोग। तो उसी तरीके से एक प्रोग्राम में जहाँ हम डेटा को स्टोर करते हैं उस जगह को क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। क्या बोल सकते हैं हम, टेम्पररी स्टोरेज एरिया इनसाइड अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अंदर जो टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है उसी को क्या कहेंगे आप, वेरिएबल बोलेंगे। टेम्पररी स्टोरेज एरिया इनसाइड अ प्रोग्राम वेयर वी कैन स्टोर data inside a program कुछ देर के लिए जब हम अपने प्रोग्राम में कोई डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए जो टेम्पररी स्टोरेज एरिया यूज होता है एक प्रोग्राम के अंदर वो क्या कहलाता है, वही वेरिएबल कहलाता है ना। अभी जैसे तुम लोग इस चेयर पे बैठी हुई हो, 2 घंटे के बाद इस चेयर पे कोई और बैठेगा तो ये चेयर भी काइंड ऑफ क्या है, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। प्रोग्राम तो ये क्लासरूम हो गया है ना। तो इस क्लासरूम के अंदर वो स्टोरेज एरिया जहाँ की अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह के डेटा को रखा जा रहा है वो क्या है, वेरिएबल है। आगे बढ़े। अब इसके बाद बारी आती है, याद रहेगा ना, समझ में आ रहा है अल्पा। तो स्टोरेज वेरिएबल्स को आप अपने रियल लाइफ में कनेक्ट करके देख सकते हो इन सारी चीज़ों से। क्या कॉलेज में गई या कॉलेज में जा रही है, ऑटो में जगह मिला तो ऑटो में जो सीट मिला वो क्या है, वेरिएबल है। अभी हम बैठे हुए हैं, 10 मिनट के बाद कोई और बैठेगा होगा तो क्या है, वेरिएबल है। अच्छा, मैक्रो क्या होता है? मैक्रो होता है कोड का एक शॉर्ट फॉर्मेट, कोड का एक शॉर्ट फॉर्मेट, एक शॉर्ट फॉर्म होता है। हाँ, शॉर्ट फॉर्म मतलब छोटा रूप। अब ये शॉर्ट फॉर्म कहने का क्या मतलब, मान लो इतनी बातें हमने लिखी, अब इसको अगर हम एक लाइन में अगर एक सिंगल वर्ड में बोल दें, बेसिक ऑफ सी, BOC। अब BOC बोलने का मतलब मेरा है ये सब बात यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी बात को हम क्या शॉर्ट में बोल रहे हैं, BOC। तो BOC को क्या बोलेंगे, मैक्रो। मतलब मोर देन वन स्टेटमेंट के बदले या एक कंप्लीट स्टेटमेंट के बदले एक सिंगल वर्ड को जब यूज किया तो हमको सिंगल वर्ड क्या कहलाएगा, मैक्रो। अब मान लो कि हमें लिखना था प्रिंटफ फलाना डिकाना जो भी है, हेलो या जो भी हमें लिखना था हमने ऐसा लिखा। अब इतना न लिख करके अगर हम सिर्फ क्या लिखें, P लिखें तो P को क्या बोलेंगे, मैक्रो बोलेंगे। किसका, इस प्रिंटफ का। तो मैक्रो क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म। क्या लिखें, a word that is used instead of an expression। एक शब्द जो पूरे एक्सप्रेशन के जगह यूज हो वो क्या कहलाएगा, मैक्रो। अब एक लाइन का पूरा एक्सप्रेशन था और उसके जगह पे जैसे हमें प्रिंट करना था आई लव इंडिया और हमने सिर्फ लिखा आई और वो समझ जाए कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ये जो हमने इन 3 वर्ड्स के जगह पे क्या लिखा, एक सिंगल वर्ड आई, वो क्या है, मैक्रो है। तो कहने का मतलब ये
कि हमने यही बात यहाँ पे लिखा है, वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ एन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन के जगह पे जब कोई सिंगल वर्ड यूज हो तो सिंगल वर्ड या सिंगल कैरेक्टर ही क्या कहलाएगा? सिंगल वर्ड और कैरेक्टर। वो कैरेक्टर भी हो सकता है, इसलिए हमने इसको चेंज करके लिख दिया कैरेक्टर। अब आओ इसके बाद, अब क्या लगता है तुम लोगों को कि माइक्रो काम का है या नहीं है? ओके, फिर नेक्स्ट क्या लिखा गया है? फंक्शन। ये क्या होता है? अरे वाह, ब्लॉक ऑफ कोड है ना। एक लाइन में क्या बोल सकते हैं? ब्लॉक ऑफ कोड इज कॉल्ड फंक्शन। अब फंक्शन का मेन फायदा क्या है? फंक्शन का मेन फायदा क्या है? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। क्या है? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। सेम सेट ऑफ कोड्स को आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। एक प्रोग्राम में अगर आपने सेट ऑफ कोड्स लिख दिए तो उस कोड को आप बार बार, चाहे वो एक ही प्रोजेक्ट हो या अलग अलग प्रोजेक्ट हो, हर जगह आप यूज कर सकते हैं। ये फायदा है किसका? फंक्शन बनाने का। अब नेक्स्ट सवाल आता है, डेटा टाइप क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डेटा टाइप क्या है, तो क्या बोलेंगे? ये होना चाहिए। चलो तुम लोग अब रिपीट करो, क्या है? अब अगर पूछे कि डेटा टाइप है तो क्या बताएं? बोलो बोलो बोलो, अब तो बता ही सकते हैं। डेटा टाइप एक कीवर्ड है जो किसी वेरिएबल का टाइप और साइज बताता है कि उस वेरिएबल में किस तरह का डेटा रखना है और कितना बड़ा डेटा रखना है। जैसे हम बॉटल खरीदने जाएंगे तो दुकानदार पूछेगा ना हमसे आधा लीटर का कि 1 लीटर का, कि नहीं? चलो हटाओ, जब हम गए अभी नीचे, दुकानदार के पास बोले कि पानी रखते हैं क्या, तो क्या पूछेगा? पहला सवाल उसका होगा कि कितना लीटर वाला थे, तो साइज पूछ लिया। दूसरा सवाल उसका क्या है? ठंडा की गर्म, नॉर्मल, कैसा चाहिए, तो पूछेगा ना। तो वो टाइप पूछा। तो जो किसी वेरिएबल का टाइप और साइज बताता हो उसी को क्या कहेंगे? डेटा टाइप। और जब आप कोई वेरिएबल बनाओगे तो उस समय ये दोनों बात बताना पड़ेगा। क्या क्या? साइज और टाइप। बिना वेरिएबल का साइज और टाइप बताए आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये भी दिमाग में बैठा लो। तो डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप इज अ कीवर्ड। डेटा टाइप इज अ कीवर्ड that is used to declare a variable. Data type is a keyword that is used to declare a variable, and it specify size and type of the variable. जो वेरिएबल के साइज और टाइप को बताता हो उसी कीवर्ड को क्या कहेंगे? डेटा टाइप कहेंगे। तब सोचो कि बिना डेटा टाइप का यूज करे हुए हम कोई वेरिएबल बना सकते हैं क्या? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। और ये इतने बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा है ना कि हर एग्जाम या इंटरव्यू के लिए जरूरी है, सी लैंग्वेज से रिलेटेड। हाँ, डेटा टाइप तो हर लैंग्वेज में ही पढ़ना है। इसी वीक में किसी दिन और पूछूंगा मैं सारे के सारे सवाल रैंडम कहीं से। अब इसके बाद क्या है? ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर क्या है? तो तुम लोग क्या सीखी है? एक सवाल का जवाब नहीं दे रही है, वो सब जवाब दे रही है। जबकि पढ़ाने वाला मैं ही, जगह वही, कोचिंग वही,
तो तुम लोग का अटेंशन नहीं है, अटेंशन पहले दो। जब तक ध्यान नहीं दोगे नहीं चलेगा। क्या लिखना था? ऑपरेटर क्या है? तो ऑपरेटर एक सिंबल होता है। ऑपरेटर क्या है? एक सिंबल है जो ये बताता है कि ऑपरेंड्स के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे अगर हमने कहीं लिखा ऐसे 5 और स्पेस दे के 6, अब किसी को समझ में आएगा कि क्या करना है? नहीं। लेकिन अगर हमने यहाँ प्लस लगा दिया तो अब समझ में आ रहा है कि क्या करना है, दोनों को जोड़ना है ना। तो ये जो हमने दोनों के बीच में लगाया ये क्या है? यही सिंबल तो ऑपरेटर है। इसके पहले हमने लगा दिया इक्वल टू। अब इस 5 और 6 का जो एडिशन होगा उसको कहाँ स्टोर कर दो? ये में। कहाँ स्टोर कर दो? ये में। तो ये जो हमने लिखा ये, इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। ये जो हमने इक्वल टू दिया ये क्या है? ऑपरेटर। ये जो हमने प्लस दिया ये भी क्या है? ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या है? एक सिंबल है। क्या बोलेंगे? ऑपरेटर इज अ symbol that tells the compiler to perform a specific operation over the operands. ऑपरेंड्स के ऊपर एक खास तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करो, इसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है उसे सिंबल को क्या कहते हैं? ऑपरेटर। एक बात और मैं यहाँ क्लियर कर दूं एज अ डिस्क्लेमर कि मैं हर टॉपिक का बस व्हाट बताया हूँ, वाई और हाउ नहीं बताया हूँ। क्योंकि जब हम ऑपरेटर्स को और डीपली समझेंगे तो हम लोग अलग अलग 7 तरह के ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे सीनेक्ट। अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर्स, फिट वाइज ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में। बट अभी तो मोटा चीज ये तो पता हो कि ऑपरेटर क्या है, यही नहीं पता है कि ऑपरेटर क्या है। किसी को यही नहीं पता कि आम क्या होता है, तो आम के प्रजाति कैसे समझेगा वो? पहले ये तो समझे कि आम क्या है। क्या? तो हमने बस ये लिखा है अभी कि ऑपरेटर है क्या। ओके। अब इसके बाद हमने क्या लिखा है? कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर हमें किसी शर्त के आधार पे अगर कोई डिसीजन लेना हो कि यदि शर्त लागू होता है, अप्लाई होता है, तो ये काम करो, अगर शर्त अप्लाई नहीं होता है तो ये काम करो। नहीं। अब अगर तुम लोग यहाँ से गई हरीलाल में और हरीलाल में बोली कि अगर समोसा है तो समोसा दे दीजिए, अगर समोसा रहा उसके पास तो कंडीशन क्या? ट्रू। तब तो समोसा मिल जाएगा। और अगर समोसा नहीं रहा तो क्या करे? तो आप बताएं कि अगर समोसा नहीं है तो जलेबी दे दीजिएगा। नहीं। तो हम इस तरीके से क्या लिख सकते हैं? इफ समोसा, या क्या बोलेंगे? इफ फूड आइटम इक्वल टू क्या? समोसा ना। अगर आपके पास खाने में क्या है? समोसा है तो आप समोसा दीजिए, और नहीं है तो जलेबी दे दीजिए। तो जब हमें कोई कंडीशन चेक करना हो और कंडीशन के बेसिस पे कोई डिसीजन लेना हो कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो क्या करना है और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो क्या करना है। अब जैसे इसको मैं बोला कि अगर मान लो तुम्हारा ट्रेन छूट जाता है तो क्या करोगे? दूसरे ट्रेन से जाएंगे। तो अगर ट्रेन नहीं छूटता है तो उसी ट्रेन से जाएगी, अब ट्रेन छूट जाएगा तो बस से जाएगी या दूसरे ट्रेन से जाएगी। तो वही बात हुआ, जब हमें कोई डिसीजन लेना हो एक कंडीशन के बेसिस पे, इसके लिए जो स्टेटमेंट यूज करेंगे उसी को क्या बोलेंगे? कंडीशनल स्टेटमेंट। तो क्या कह सकते हैं? a statement used to take a decision based on condition. A statement used to take a decision based on condition. एक ऐसा स्टेटमेंट जो एक कंडीशन के बेसिस पर डिसीजन लेने के लिए यूज किया जाता है उसे क्या कहेंगे? हाँ, इट
डिसाइड द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के फ्लो को ये तय करता है। नहीं, मान लो कहीं आप लॉगिन सिस्टम यूज़ किए होगे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, कहीं भी लॉगिन करने गए होगे, यूज़र आईडी पासवर्ड दोनों अगर मैच कर जाता है, करेक्ट आप डालते हो तो अलग आउटपुट आता है। अगर आपका यूज़र आईडी या पासवर्ड दोनों में से कोई भी मैच नहीं किया तो आपको क्या वही रिजल्ट आता है कि अलग रिजल्ट आता है? अलग रिजल्ट आता है। आप कहीं फॉर्म सबमिट करने जाते हो, अपना फ़ोटो अपलोड करते हो, मान लो फ़ोटो का साइज़ ज़्यादा हो जाता है तो वही रिजल्ट आता है? नहीं, अलग एरर आता है वहाँ पे। और अगर फ़ोटो का साइज़ जितना रिक्वायर्ड है, अगर उतना ही साइज़ का आप फ़ोटो अपलोड करते हो तो कोई एरर नहीं आता है, अलग रिजल्ट आता है वहाँ। तो जहाँ भी हमें कंडीशन के बेसिस पे कोई डिसीजन लेना होता है, वहाँ किसका यूज़ होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट का। और जितने भी आप बड़े प्रोग्राम देखते हो या लॉगिन सिस्टम का प्रोग्राम देखते हो, हर जगह किसका इस्तेमाल होगा? कंडीशनल स्टेटमेंट का। अब आते हैं हम लोग कि कुछ चीज़ें हमें क्या करना होता है? रिपीट करना होता है। जैसे मान लो हरीलाल में गई, एक समोसा ली अभी खाने के लिए, खाई, इसको बड़ा टेस्टी लगा, तो फिर क्या बोलेगी? एक और समोसा दो, तो रिपीट हुआ ना। और दूसरा समोसा खाने के बाद फिर लगा कि नहीं एक और खा सकते हैं, तो फिर बोली दुकानदार को एक और समोसा दो। तो ये जो 3 बार बोलना पड़ा एक और समोसा दो, एक और समोसा दो, एक और समोसा दो, इसके जगह पे क्या एक बार में नहीं बोला जा सकता था 3 समोसा देना? तो एक बार में तीनों नहीं देगा, एक बार में एक ही देगा, लेकिन एक जैसे ही फिनिश होगा तो दूसरा सर्व करेगा, दूसरा जैसे ही फिनिश होगा फिर तीसरा सर्व करेगा। और ये काम हम किसके जरिए करेंगे? लूप के जरिए करेंगे। तो लूप क्या है? एग्जीक्यूशन कंट्रोल स्टेटमेंट used to repeat the statement प्रोग्राम के अंदर अगर किसी स्टेटमेंट को रिपीट करना हो, दोहराना हो, इसके लिए जो एग्जीक्यूशन कंट्रोल यूज़ करते हैं, उसी एग्जीक्यूशन कंट्रोल स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। नहीं, तो लूप का यूज़ किया जाता है किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए, दोहराने के लिए। अब आखिरी आज का पॉइंट, IDE क्या होता है? व्हाट इज IDE? व्हाट इज IDE? कौन बताएगा? ये सारी बातें हमने बता रखा है पहले से। नहीं बता पक्का? अब जरा बताओ तो, ये सुना हुआ लग रहा है? हाँ? तो झूठ भी कितना कॉन्फिडेंटली बोलती है तब। नहीं तो मुझे सच में याद बोल रही है। हाँ तो एक बार नहीं, कई बार ये टर्म यूज किया है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक बार नहीं, कई दफ़ा मैंने यूज किया है। इवन रिकॉर्डिंग में भी होगा ये बात। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या है? ये इज अ वर्ड सॉफ्टवेयर दैट allow us to write, compile, run, debug a program of चल हो गया। तुम इधर ध्यान दो, ये सही में बहुत बेवकूफ़ लड़की, दिमाग से काम नहीं लेती। अगर मान लो ऐसे लोगों को डाइवर्ट करना बड़ा आसान है, जिसको डक करना बोलते हैं, मतलब
अपोनेंट दिखाएगा कुछ और, करेगा कुछ और, ये उसी चक्कर में पड़ जाएगी। मान लो हमको जानबूझ के इसको डाइवर्ट करना है, जो चीज नहीं भी है उसको बोल देंगे ये उसमें लग गई खोजने में। इत्मीनान से खोज लेना, नहीं तो पता चला कि जो चीज अभी हमारे पास है वो भी तो निकल जाएगा। तो आईडी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। एक ऐसा, अच्छा ये नोटपैड यूज कर रहे हैं, ये भी क्या है? सॉफ्टवेयर ही तो है, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं? प्रोग्राम लिख रहे हैं, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? टेक्स्ट एडिटर। क्या बोलेंगे इसको? टेक्स्ट एडिटर। लेकिन आईडी एक ऐसा पावरफुल सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम किसी लैंग्वेज के प्रोग्राम को लिख सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, या प्रोग्राम में जो एरर है उसको सुधार भी सकते हैं, मतलब डिबग भी कर सकते हैं। नहीं तो आईडी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमें प्रोग्राम लिखने, प्रोग्राम को कंपाइल करने, प्रोग्राम को रन करने और प्रोग्राम को डिबग करने का फैसिलिटी देता है। क्लियर है? अब देखो, बहुत अलग अलग तरह के आईडी हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। कुछ स्पेशल हैं और कुछ जेनरिक हैं। स्पेशल कहने का मतलब कि वो किसी खास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज होगा, और जेनरिक कहने का मेरा क्या तात्पर्य है कि जो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज होगा, वो किसी एक के लिए नहीं है। क्या? अब जैसे हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और सी लैंग्वेज में हम लोग यूज करेंगे टर्बो सी। क्या यूज करेंगे? टर्बो सी। अब टर्बो सी में हम किसका प्रोग्राम लिख सकते हैं? सी लैंग्वेज का। बहुत अगर खिसियाएंगे तो सी प्लस प्लस का। क्या जावा का लिख सकते हैं? क्या पाइथन का लिख सकते हैं? क्या पीएचपी का लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। आ रही बात समझ में? लेकिन एक ऐसा आईडी का नाम बताते हैं जो आज की डेट में डेवलपर की पहली पसंद होती है, जो है VS कोड। क्या है? इसमें हम सी का भी लिख सकते हैं प्रोग्राम, तो सी प्लस प्लस का भी लिख सकते हैं, तो जावा का भी लिख सकते हैं, तो पाइथन का भी लिख सकते हैं, तो पीएचपी का भी लिख सकते हैं। तो कितने तरह का आईडी मुख्य रूप से हुआ? कौन कौन सा? एक जो स्पेसिफिक हुआ लैंग्वेज के लिए, और एक जेनरिक हुआ लैंग्वेज के लिए। जो एक से अधिक लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा वो जेनरिक में आ गया, और जो कोई खास लैंग्वेज को ही सपोर्ट करेगा वो स्पेसिफिक हो गया। स्पेसिफिक मतलब खास। जैसे टर्बो सी किसके लिए यूज होगा? खास सी लैंग्वेज के लिए यूज होगा। मतलब टर्बो सी में किस लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख सकते हैं हम लोग? सी लैंग्वेज का। लेकिन अगर हम VS कोड की बात करें तो जब हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसके लिए कुछ स्पेशल आईडी भी आता है, और एक आईडी जो सबके लिए कॉमन है। अब जैसे पाइथन पढ़ेंगे, वहाँ पाइचाम का यूज किया जाता है, तो पाइचाम एक आईडी है, लेकिन किसके लिए यूज होता है? पाइथन के लिए यूज होता है। जब हम लोग जावा पढ़ेंगे तो उसके लिए खास आईडी आता है, नेटबिन्स। किसके लिए यूज होता है? जावा के लिए। लेकिन VS कोड हो गया, सबलाइन टेक्स्ट हो गया, ये सब किसके लिए है? कॉमन फॉर ऑल, सब के लिए है। तो याद रहेगा। अब सवाल ये आप लोगों से मैं पूछता हूँ, आप लोग का सिर्फ लॉजिक और IQ टेस्ट करने के लिए, बिना आईडी का क्या हम कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं, रन कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज का? बिना आईडी का इस्तेमाल किए हम किसी भी लैंग्वेज का, चलो किसी लैंग्वेज को भी अभी हम साइड करते हैं, सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख सकते हैं, रन कर सकते हैं बिना किसी IDE का इस्तेमाल किए हुए? हाँ कि ना? तो हम बोलेंगे बोल्डली, यहाँ बोलना है बोल्डली, हाँ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमारे पास कंपाइलर होता है। हमें ये पहले पता कर लेना है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें कंपाइलर का यूज होगा या इंटरप्रेटर का। क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो दो तरह का लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, या तो कंपाइलर या तो इंटरप्रेटर। अब अगर सी लैंग्वेज की बात हम कर रहे हैं तो सी लैंग्वेज में क्या होता है? कंपाइलर होता है। तो सी लैंग्वेज का अगर हमें कंपाइलर मिल जाए तो हम नोटपैड में प्रोग्राम लिखेंगे और उस कंपाइलर की मदद से कंपाइल करेंगे। और वही तो हमने किया था लास्ट जो सैटरडे को हमने किया था। क्या किया था? TDM GCC कंपाइलर को हमने डाउनलोड किया था,
इंस्टॉल किया था और नोटपैड में हमने प्रोग्राम लिखा था और CMD से जाकर के TDM का यूज करके क्या किए थे हम लोग, कंपाइल किए थे, लिंक किए थे और रन किए थे, याद है? तो हमने कोई IDE यूज किया था क्या उस टाइम पे? नहीं, कोई IDE नहीं यूज किए थे। तो क्लियर है कि कोई डाउट? तो इस बात को समझो, अगर इसका फोटो लेना है फोटो लो, वीडियो देखना है वीडियो देखो, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अगर इतना आता है, अगर आप जवाब दे पाते हो तो सामने वाले को भी रियलाइज होगा कि नहीं, इसको कॉन्सेप्ट पता है, इसको नॉलेज है इस चीज़ का बेसिक्स कम से कम। आप सोच के देखो, इसमें एक भी फालतू क्वेश्चन मैंने लिया है? ये सारा बेसिक्स क्वेश्चन हमने लिया बस इसलिए क्योंकि आपका अगर इंटरव्यू या एग्ज़ाम हो या कोई रैंडम ऐसे ही आपका क्लासमेट ही या कोई भी आपका सीनियर या टीचर पूछ दे तो आप कैसे आंसर करें? पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते? बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब इसी का हम लैब कल करके दिखाते हैं पूरा का पूरा इसी ऑर्डर में। अभी तो हम लोग डेटाबेस पढ़े ना, बंद कर दो इसे।